again welcome back to NCERT Math with Rohit Sharma and today is I will discuss about question number 5 and 6 of exercise 4.2 and और मैं आप सब लोगों को बोलना चाहता हूँ कि मैंने लास्ट टाइम आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं करा पाए क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, इस वजह से मैंने कोई आपकी वीडियो प्रोवाइड नहीं कराई, ठीक है। लेकिन आज के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों को सॉल्व करेंगे और इन दोनों को क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमारी एक्सरसाइज जो है ना वो एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो जाएगी, ठीक है। तो लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी हम किसी चीज़ को करते हैं ना, किसी काम को करते हैं तो उसके लिए हमें पूरा फोकस उस चीज़ पर रखना पड़ता है। जब हमारा किसी चीज़ पे कोई फुल फोकस होगा तो उसके बाद ही हम किसी चीज़ को या किसी नतीजे तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। उसका रिजल्ट हमें तभी मिलता है, हमें उसके लिए वेट करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, तब हम उसके रिजल्ट के लिए फाइट कर पाते हैं, उस रिजल्ट को हासिल कर पाते हैं, ठीक है। चलिए चलते हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन के बीच में भी हम बातें जो भी है डिस्कस करते रहेंगे और उसको समझते रहेंगे। अब आपका ये क्वेश्चन है जो है क्वेश्चन नंबर 5, ये है आपकी स्क्रीन पे। The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its width। मतलब एल्टीट्यूड मतलब इसको हाइट से कंपेयर किया गया है, ठीक है। एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल यानी कि राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है वो 7 टाइम्स लेस देन या 7 लेस देन इट्स बेस, यानी कि बेस से 7 कम है। बेस से 7 कम है, इट मीन समझ लिए आपके पास जो एल्टीट्यूड है, जो बेस है उसके बेस से 7 कम हो जाता है। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस आपको गिवन है 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। हमें इसकी अदर 2 साइड्स फाइंड करने हैं। अब देखिए 2 साइड्स हमें कौन कौन से फाइंड करने हैं, तो हमें यहाँ पे 2 साइड्स जो फाइंड करने हैं, इसमें सबसे पहले आपको जो गिवन है वो आपके पास क्या है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना गिवन है, 13 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। हाइपोटेनस आपको गिवन है 13 सेंटीमीटर, ओके। अब आपके पास एल्टीट्यूड कितना है, ALTITUDE, एल्टीट्यूड कितना है पता नहीं है। एल्टीट्यूड जो है ना वो हमारा बेस से 7 कम है, इट मीन्स आपका बेस इससे कितना लेस देन है, 7 लेस देन है, ठीक है। बट फिर बेस क्या है हमारे पास, बेस हमें फाइंड करना है। तो बेस को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब धीरे धीरे हमारे दिमाग में ना एक ऐसा आइडिया है जो निकल के आ रहा है जिससे हम बेस फाइंड करें। लेकिन वो आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि हमने पढ़ा था कि जो पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर और हाइट और एल्टीट्यूड ऑल आर सेम, ओके। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अभी अभी मैंने रिपीट किया था आपके सामने, क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस फिर क्या है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब हाइट, सारी चीज आ रही हैं। तो एल्टीट्यूड हमें अगर गिवन है तो हम क्या करेंगे, एल्टीट्यूड स्क्वायर, ओके। ये क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला है। अब इसमें आपको जो जो साइड्स गिवन है उन सारी साइड्स को लाके ना हम इस क्वेश्चन में यहाँ पे पुट कर देंगे, इसकी सारी वैल्यूज में इसको हम रखेंगे। तो वैल्यूज में जब हम इसको रखते हैं तो देखिए वैल्यूज में रखने के बाद हमें क्या मिलता है, हाइपोटेनस हमें गिवन है, हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर इज इक्वल टू बेस कितना है हमें नहीं पता, वी डोंट नो, बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड है बेस माइनस 7,
सो बेस माइनस 7 its होल स्क्वायर, बेस माइनस 7 का होल स्क्वायर हो गया। लेकिन बेस को हमने कुछ भी लेट नहीं किया है, जैसा है सेम हमने उसको वैसा ही यूज किया है, जैसा हमें गिवन है सेम वैसा यूज किया है। तो देखिए आगे हम क्या करते हैं, 13 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 169, एंड बेस स्क्वायर इज ऑल्सो बेस स्क्वायर प्लस let its a and let its b, base is a and 7 is b। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू बेस इंटू 7। इजी है, आगे सॉल्व कर लेते हैं। 169 इज इक्वल टू बेस, अब देखिए बेस स्क्वायर इट मीन्स 2 बेस स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज 49 माइनस 2 7 जब 14 बेस कितना हो जाएगा 14 बेस। 49 को हम ट्रांसपोजिंग कर देते हैं या इसको हम इधर लेके आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 बेस स्क्वायर माइनस 14 बेस प्लस 49 और माइनस 169 इज इक्वल टू 0। इजी है। अब क्या करना है, 49 जो पॉजिटिव है, अब इसको आप 169 से माइनस करेंगे, तो 169 से इसको हम माइनस करते हैं, तो माइनस करने के बाद हमें कितना मिलेगा 2 बेस स्क्वायर माइनस 14 बेस। अब 9 माइनस 9 इज 0, 6 minus 4 is 2 and 1 is also, so minus 120 is equal to 0। अब इसमें हमें लग रहा है 2 का डिवाइड जा रहा है, तो हम इजी लैंग्वेज में क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड करते हैं, तो बेस स्क्वायर माइनस 2 7 जब 14 बेस और माइनस के 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करते हैं, हमें फैक्टराइज करना है 60 को, और हमारा यहाँ पे 60 को हम फैक्टराइज करके क्या फाइंड करके लाएं 7, वो भी माइनस का। तो 60 को हम डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, अगेन 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। ठीक है, अब कैसे करते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, नहीं सॉरी 4 5 जा 20, लेकिन 20 और 3 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई बात नहीं। 5 3 जा 15 और 2 2 जा 4, मुझे लगता है इसका भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि 15 में से 4 माइनस करते हैं तो 11 आता है, और 15 में 4 प्लस करते हैं तो 19 होता है। लेकिन इन दोनों में से हमारे पास कोई नंबर नहीं है। अदर नंबर को हम देखते हैं, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 5 2 जा 10, 6, 10। इट मीन्स ये हमारे पास दो नंबर्स हैं 6, 10। अब देखिए 10 से अगर मैं 6 माइनस करता हूं तो मुझे कितना मिलता है 4, लेकिन यहाँ पे ये भी सही प्रूफ नहीं हो रहा क्योंकि 7 आ रहा है। तो अब तो कुछ और ही हमें यहाँ पे सोचना पड़ेगा। क्या सोच सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, इस सारे नंबर्स को, यानी कि 12, 5। तो 12 इंटू 5 इज 60 एंड 12 माइनस 5 इज 7। हो गया, पुट करते हैं यहाँ, बेस स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 बेस माइनस 60 इज इक्वल टू 0। बेस का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस और बेस दोनों का, तो कितना हो जाएगा, बेस स्क्वायर माइनस का 12 बेस और प्लस 5 बेस माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पेयरिंग कर लेते हैं फर्स्ट पेयर एंड सेकंड पेयर।
फर्स्ट पेयर से आप देखते हो आपको क्या कॉमन मिल रहा है, बेस कॉमन आ जाएगा, और बेस के कॉमन आते ही आपके पास क्या रह जाएगा, बेस, एक सिंगल बेस आपके पास रह जाएगा, बेस माइनस ये बेस बाहर आ गया तो कितना रह गया 12। इधर आते हैं, इधर आपके पास कितना कॉमन है 5 करते ही बेस माइनस 5 का डिवाइड करेंगे, 5 1 5, 5 2 10, 12 इज इक्वल टू 0। ये फाइंड हो गया, आ गया। अब इसको फाइंड करने के बाद आपको क्या करना है, इसको जो सेम आपको टर्म्स दिख रहे हैं ब्रैकेट्स में उसको हम वन साइड यहाँ पुट करते हैं, बेस माइनस 12 in a bracket and second bracket is base plus 5, base plus 5 is equal to 0। अब दोनों को 0 के इक्वल कीजिए, बेस माइनस 12 इक्वल टू 0 और बेस इक्वल टू या बेस प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपका हो गया। अब इसको करने के बाद आपको क्या करना है, अलग अलग बेस की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और बेस इज इक्वल टू माइनस 5 सेंटीमीटर। ये आ गया। लेकिन आपको पता है कभी भी बेस हमारा एल्टीट्यूड की कोई भी साइड हो, एल्टीट्यूड हो, हाइपोटेनस हो या फिर बेस हो, कोई भी चीज़ हो, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। और जब वैल्यू आपकी नेगेटिव नहीं होती है तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम जो पॉजिटिव है उस पॉजिटिव वाली साइड को लेते हैं। तो पॉजिटिव वाली साइड को लेंगे तभी हम इसको इजीली फाइंड कर पाएंगे। ओके, तो बोल सकते हैं कि नेगेटिव value is not valid for base। ठीक है, जब नेगेटिव वैल्यू वैलिड नहीं है, नेगेटिव वैल्यू को हम नहीं ले सकते, तो फिर कौन सा हमारे पास रह जाएगा, बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना था, हमें बेस फाइंड करना था। तो बेस हमारा कितना आ गया 12। अब एल्टीट्यूड कितना था, बेस माइनस 7, यानी कि बेस से 7 कम है। तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू बेस माइनस 7 इज इक्वल टू बेस कितना है 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब आपके पास सारी साइड्स हो गई। हाइपोटेनस आपको गिवन था, एल्टीट्यूड आपको फाइंड करना था, ये आपका एल्टीट्यूड आ गया। फिर आपको बेस फाइंड करना था, ये आपका बेस आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्लियर हो गया है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आए तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि अदर स्टूडेंट्स भी इसको देख सके, जिससे उनको नोटिफिकेशंस वहाँ तक उनको प्रोवाइड हो सके अच्छी तरीके से। नोटिफिकेशन प्रोवाइड हो जाएगा तो वो क्वेश्चन को इजी लैंग्वेज में समझ पाएंगे और देख भी पाएंगे। मैं कोशिश करूँगा, पूरी ट्राई करूँगा कि आपको अच्छी तरीके से इसको समझा सकूँ। ठीक है, इट्स 6th क्वेश्चन and the last question of this exercise without any hesitation and without any problem. Now we are ready for next question number 6. So your question number 6 is, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, उसकी लैंग्वेज को हम थोड़ा इजीली समझेंगे और जो क्वेश्चन लॉन्ग है पढ़ने में, थोड़ी इसकी लेंथ जो है ना वो थोड़ी हार्ड है, तो उसको हम क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप वहीं समझेंगे, उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। ओके, सी अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। कॉटेज इंडस्ट्री यानी कि एक कॉटेज की कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री है, ठीक है, एक कंपनी है, उसकी प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री यानी कि पोएट्री के आर्टिकल्स हैं कुछ जो एक दिन में प्रोड्यूस करती है, एक दिन में बनाती है। ठीक है,
तो हमें नहीं पता वो कितना बनाते हैं एक दिन में, ठीक है, तो हमें वो फाइंड करना है कितना बनाना है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, यानी कि पर्टिकुलर डे प्रतिदिन उसको ऑब्जर्व किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता था, दैट की द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी कि जो प्रोडक्शन वहां से निकलता था उस प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसमें ईच आर्टिकल यानी कि प्रत्येक आर्टिकल की जो कॉस्ट है, अब प्रत्येक आर्टिकल की कॉस्ट आपकी क्या होगी, आई डोंट नो और आई होप यू डोंट नो ऑल्सो, आपको भी नहीं पता होगा कि क्या होगी, देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice the number of articles produced on that day। उस दिन जितने आर्टिकल प्रोड्यूस किए जाते हैं, जितने आर्टिकल बनाए जाते हैं, उसका 2 times से 3 जाता है, 2 times से 3 जाता है। तो आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90 रुपीज, मतलब उस दिन जो भी प्रोडक्ट वहाँ से निकला, जो भी आर्टिकल्स वहाँ से बनाए गए, उस सारे आर्टिकल्स की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कितनी है, 90 रुपीज़ है। उस दिन जितने भी, अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर 2-3 मेन पॉइंट्स हैं। पहला मेन पॉइंट्स क्या है कि उस दिन जो भी आर्टिकल्स बनाए गए वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमें लेट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमें लेट करना पड़ेगा। उसके बाद हमें उस दिन प्रोड्यूस हुए प्रत्येक आर्टिकल की कॉस्ट हमें गिवन है। वो कॉस्ट कितना है, जो आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं उसमें उसके रेट से 2 से 3 ज़्यादा है। 2 मतलब अगर हमने x लेट किया तो 2x + 3, या अदर अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू यूज़ की तो उसका 2 करके उसमें 3 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो उसकी जो कॉस्ट है, उसका जो प्रोडक्शन है, तो उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी है, 90 रुपीज़। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूसेस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अब हमें देखिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी बताना है और आर्टिकल्स के साथ में हमें ये भी बताना है कि उस आर्टिकल में प्रत्येक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है। ये दोनों चीज़ हमें बतानी है। ये तो इजी लैंग्वेज हम छोटे छोटे बच्चों को भी पूछ लेते हैं तो वो भी हमें बता देते हैं कि सपोज करो एक आर्टिकल इतने रुपए का है तो इतने सारे आर्टिकल्स कितने के हो जाएंगे। तो सेम क्वेश्चन यही है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स है ना, तो वो पता नहीं कितना है, तो उसका मल्टीप्लाई हम करेंगे एक आर्टिकल की कॉस्ट के साथ, तो हमें जितने भी है वो सारे फाइंड होके आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को लेट करेंगे। सो लेट द आर्टिकल्स, let the number of articles be y। सपोज मैंने y लेट कर लिया। अब y लेट करने के बाद आपका जो उसका प्रोडक्शन है, कॉस्ट है उसके प्रोडक्शन की, वो कॉस्ट फाइंड करना है। कॉस्ट क्या हो जाएगा, एंड the cost of production on each day। B कितना होगा, वो हमारा हो जाएगा इस y का 2 टाइम्स, y का 2 टाइम्स, तो 2y और इससे 3 क्या है, ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है, ये रुपीस हो जाएंगे, ठीक है। अब यही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो हमें उस दिन की जो भी कॉस्ट है, टोटल जितने भी प्रोड्यूस हुए हैं वहाँ पे आर्टिकल्स, तो उन सारे आर्टिकल्स की कॉस्ट हमें कितनी गिवन है, 90 रुपीज़ गिवन है। तो उसे हम कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग to the question, according to the question, number of articles into the cost of production
प्रोडक्शन इज इक्वल टू कितना हमें गिवन है, 90 रुपीज हमें गिवन है। अब 90 रुपीज गिवन है। अब देखिए इन सारी चीज की वैल्यू भी आपको पता है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपका कितना है y, एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका कितना है 2y प्लस 3, 2y प्लस 3। इसका टोटल अमाउंट कितना है 90 रुपीज। ये आपको गिवन है, 90 रुपीज गिवन है। बस अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद इन सारी चीज़ों को आपको वहाँ से फाइंड करके लाना है, उसको निकाल के लाना है अंदर से कि हमारा आंसर क्या होगा, हमारे आर्टिकल्स क्या होंगे, आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी। तो इस कॉस्ट को फाइंड करने के लिए अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन देखिए आपकी क्या है, y इंटू 2y इज 2y स्क्वायर प्लस 3y, एंड 90 को इधर ट्रांसपोजिंग करके लाएंगे तो कितना हो जाएगा 90 माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन बन के जनरेट हो गई, तैयार हो गई। तो अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, तो 90 और 2 इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके हमें कितना लाना है, यहाँ पे 3 लाना है, 3। देखते हैं 90 टू द 180। अब 180 को हम फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज करते ही हमें कितना मिलता है 90, इससे करते हैं 45, अब 3 से करते हैं 15, 3 से फिरते हैं 5, एंड 5 से करते हैं 1। सारे फैक्टर्स हमें मिल गए। अब आगे देखते हैं 2 टू जा 4, 3 जा 12, एंड 3 5 जा 15। मुझे लगता है 15 इंटू 12 करना चाहिए। 15 टू जा 30, एंड 15 1 जा 15 प्लस 3, 3 16 17 18। So we got it answer 180। So 180 and 15 minus 12 is equal to 3। ये भी आपका फाइंड हो गया। बस आपको क्या करना है, अब इस वैल्यू को इस 3 की जगह ना आपको 15 माइनस 12 को पुट करना है। तो 2y स्क्वायर प्लस 15y माइनस 12y माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको कितने पेयर्स दिख रहे हैं, 1 पेयर और 2 पेयर। तो इधर से अगर हम कॉमन लेते हैं, y कॉमन ले ले तो कितना बचेगा y प्लस 15। इधर से हम अगर कॉमन लें तो इधर से हमें कितना मिलेगा माइनस 6। इधर 2 रह जाएगा, 2 नहीं लिखा था, तो 6 2 जा 12y एंड प्लस 6 1 जा 6 एंड 6 5 जा 30 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यूज आपको मिल गई। अब आपको 2y प्लस 15 2y प्लस 15 2 टाइम्स दिख रहा है। इसको हम क्या करेंगे 1 टाइम्स नोट कर देंगे, 2y प्लस 15 एंड y माइनस 6 जो बाहर दिख रहा है इसको हम अदर ब्रैकेट्स में नोट कर देंगे, y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, इतना क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है। अगर किसी भी तरह की आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ बोल सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि आपको और बेटर समझाने की कोशिश करूँ। तो तो अब इन दोनों को हम 0 के इक्वल करते हैं। 2y प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इससे अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2y इज इक्वल टू माइनस 15 एंड y इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2। वही सेम जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में कहा था। लास्ट क्वेश्चन में बोला था कोई भी हमारी वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव नहीं होती। कभी भी मनी प्रॉब्लम आप देखिए, अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो मतलब वो तो 0 है, ठीक है, कर्जे में है नहीं, तो फिर क्या है, आपके पास कभी मनी जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता। कोई भी आइटम होते हैं वो आपके पास नेगेटिव नहीं होते, तो इसलिए हम इस वैल्यू को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट वैल्यू आपकी कैसे फाइंड होती है, और y इज इक्वल टू 6, ये आपका पॉजिटिव आंसर है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 2 इज नॉट एक्सेप्टेड। ACCEPTED एक्सेप्टेड।
ये हो गया। तो फाइनल क्या है यहाँ पे y इज इक्वल टू 6, इसको लेते हैं। अब क्वेश्चन में देख लीजिए, थोड़ा सा ऊपर आपको क्या पूछा हुआ था, सिर्फ वहां नजर डालते हैं। द नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी y, सो y इज इक्वल टू 6, यानी कि आपकी जो आर्टिकल्स उस दिन बने हुए थे वो टोटल कितने थे, 6 थे। तो हमें फाइंड हो गया नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारा कितना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू 6। ओके, अब आपको कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका कितना था, 2y प्लस 3, तो 2 इंटू 6 प्लस 3 रुपीज, तो 2 6 या 12 प्लस 3, 12 प्लस 3 इज 15। इट मीन्स उसमें जो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है, उस प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना निकला है, 15 रुपीज़। सारे आपके आंसर्स इसमें मैच हो गए। ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाती है। अगर इस एक्सरसाइज से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ उस प्रॉब्लम को आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और इस वीडियो को अगर आपको ये समझ में आए तो आप अदर स्टूडेंट तक शेयर करना। अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।